नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना YouTube चैनल स्वागत है। अपनी जन्म कुंडली देखकर आप स्वयं जान सकते हैं अपनी कुंडली के दोष व उपाय। जाने अपनी कुंडली के दोष व उपाय, आपकी कुंडली में कौन से मुख्य दोष हैं और उनका उपाय क्या है, आज मैं बताऊंगा। कोई गुणा गणित नहीं है, बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं। हम नीच दोष के बारे में बात करेंगे, पितृ दोष, मंगल दोष और कालसर्प दोष के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीच दोष के बारे में। यहाँ एक चीज़ क्लियर करें, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली में जहाँ ऊपर लग्न कुंडली लिखा होता है उसी के नीचे जो चतुर्भुज है ये पहला घर होता है। यहाँ कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। कुंडली में 1 से 12 नंबर की गिनतियाँ लिखी होती हैं, उन गिनतियों का घर से कोई मतलब नहीं है। गिनती मतलब राशि होती है। पहला घर हमेशा यही होगा जो ये ऊपर का चतुर्भुज होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले नीच दोष के बारे में और उसके उपाय के बारे में। आप जब कुंडली खोलेंगे अपनी, तो हर एक घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। अब आप उसी गिनती से टैली कराएंगे। अगर आपकी कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, कहीं भी इन 12 घरों में कहीं भी 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है और उस गिनती पर सूर्य लिखा हुआ है, उस घर में सूर्य है। मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की गिनती है और इसी घर में सूर्य लिखा हुआ है, तो आपका सूर्य नीच का है। तो आपको आँखों की बीमारी, हृदय की बीमारी हो सकती है। सूर्य ग्रह का जप करवाइए, सूर्य ग्रह की वस्तुओं का दान करिए। अगर आपकी कुंडली में किसी भी घर में 8 नंबर की गिनती जहाँ लिखी हुई है वहीं चंद्रमा लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 8 नंबर की गिनती है और यहीं चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपका चंद्रमा नीच का है। कहीं भी 8 नंबर की गिनती जहाँ लिखी हुई है उसी के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपका चंद्रमा नीच का है। आपको सांस की बीमारी, बीपी की बीमारी और महसूस करने की क्षमता का अभाव होता है। आप किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते, गलतियां बहुत करते हैं। अगर आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर की गिनती कहीं भी कुंडली में लिखी हुई है और वहीं पर मंगल लिखा हुआ है, तो आपका मंगल नीच का है। ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस और धैर्य की कमी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को लोग कहते हैं कि झगड़ालू है, जवाब देने वाली है। ऐसे व्यक्ति का छोटे भाइयों से भी थोड़ा जो है झगड़ा आदि चलता रहता है, रक्त विकार भी देता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 12 नंबर की गिनती जहां लिखी हुई है, कहीं भी 12 नंबर की गिनती, कहीं भी किसी भी घर में 12 नंबर की गिनती है और वहीं पर बुध लिखा हुआ है, तो आपका बुध ग्रह नीच का है। चर्म रोग आदि, बुखार आदि बार बार होता है। बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करिए और बुध के मंत्रों का जाप कराइए। जो ग्रह नीच का होता है उस ग्रह की वस्तुओं का दान और उसके मंत्रों का जाप कराना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कहीं 12 घर में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर अगर गुरु भी लिखा हुआ है, 10 नंबर की गिनती पर गुरु लिखा हुआ है, तो गुरु आपका नीच का हो गया। मान लीजिए यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहीं पर गुरु लिखा हुआ, तो आपका गुरु यानी बृहस्पति नीच का हो गया। कहीं भी किसी भी घर में 10 नंबर यहाँ लिखा है, यहीं गुरु लिखा हुआ है, तो गुरु नीच का है। यहाँ 10 नंबर है, गुरु है, तो गुरु नीच का है। गुरु के नीच हो जाने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं और ऐसे व्यक्ति को कर्जे लेना पड़ता है बार बार, और कर्जे लौटा पाने में भी व्यक्ति असमर्थ होता है। तो गुरु ग्रह सबसे शुभ ग्रह है। अगर गुरु नीच का हो गया तो व्यक्ति को बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है आर्थिक रूप से। आपकी कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ हो, कहीं भी 6 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और वहीं पर शुक्र लिखा हुआ हो, तो आपका शुक्र ग्रह नीच का हो गया। शुक्र के नीच हो जाने से व्यक्ति को भौतिक संसाधन जुटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, भौतिक सुख सुविधाओं से, और ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से धोखा मिलता है और स्त्री से हानि होती है। तो 6 नंबर की गिनती कहीं भी लिखी हुई है, शुक्र लिखा, शुक्र नीच का है, शुक्र का दान और जप कराएं।
कुंडली में जहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हो, अगर वहीं पर शनि भी लिखा हुआ हो, 1 नंबर की गिनती पर शनि हो तो आपका शनि नीच का है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में शारीरिक कष्ट अधिक झेलना पड़ता। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 40, 45, 50, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। शनि का दान और जप करना चाहिए। तो ये पहला हो गया नीच दोष। अब बात करेंगे पितृ दोष के बारे में। जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, किसी भी घर में चाहे जो गिनती लिखी हुई हो, अगर सूर्य के साथ में राहु एक साथ है किसी एक घर में, मान लीजिए यहीं पर सूर्य हैं 10वें घर में और इसी 10वें घर में राहु हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये किसी भी घर में हो सकता है। सूर्य और राहु एक ही घर में हो गए तो पितृदोष हो गया। सूर्य और केतु एक ही घर में हो जाएं, किसी भी घर में हो जाएं, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहीं केतु लिखे हुए हैं तो पितृदोष। चंद्रमा यहाँ लिखे हुए हैं, राहु यहीं पर, तो पितृदोष। यानी सूर्य और चंद्रमा के साथ में अगर राहु केतु आ गया तो पितृदोष हो जाता है। चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, किसी भी घर में हो तो पितृदोष हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने किए गए कार्यों का पूरा मेहनत का फल नहीं मिलता है। व्यक्ति को क्रोध का आवेग बड़ा तेज आता है और व्यक्ति में धैर्य का अभाव होता है, कार्यों में रुकावट परेशानी आती है। तो ये पितृदोष हो गया। मंगल दोष की बात कर लेते हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं है। मंगल दोष कब होता है? अगर मंगल आपकी कुंडली में पहले घर में हो, पहले घर में मंगल हो, दक्षिण भारत में दूसरे घर को भी लेते हैं लेकिन यहाँ उत्तर भारत में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ मत देखिए। पहले घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, 7वें घर में मंगल हो, 8वें घर में मंगल हो और 12वें घर में मंगल हो तो मंगल दोष होता है। ऐसे पहले घर में, चौथे घर में मंगल हो, कोई भी गिनती लिखी हो सकती है, घर हमेशा पहला यही रहेगा। पहला घर 1 2 3 4, चौथे घर में, फिर 7वें घर में, 4 हुआ यहाँ, 5 6, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मंगल है तो मंगल दोष होगा। अगर मंगल जहाँ पहले घर, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में मंगल है, अगर पहले घर में, चौथे घर में और 7वें घर में जहाँ पर मंगल है वहीं पर 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो मंगल दोष नहीं होगा। पहले घर में, चौथे घर में और 7वें घर में मंगल है और उसी के साथ में 1, 8 और 10 नंबर की गिनती है तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। मंगल दोष हमेशा मारक नहीं होता कि अगर आप मंगली हैं तो आपका जीवन साथी मर जाएगा। अगर आप मंगली है, जीवन साथी मंगली है तो दोनों दोष कट गया। अगर कोई एक व्यक्ति मंगली है तो वह व्यक्ति अपने जीवन साथी पर हावी रहता है। जो व्यक्ति मंगली होता है वह अपने जीवन साथी पर रौब और धौंस बना करके रहना पसंद करता है, धौंस जमा करके रहना चाहता है। अगला है आपका काल सर्प। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इसको समझने के लिए हम इधर आपको एक दूसरी कुंडली बना करके समझा रहे हैं। देखिए काल सर्प कब होता है? आपकी कुंडली में राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। या तो राहु यहाँ होगा, यहाँ होगा, देख लेंगे आप लोग, मैं सारे योग बता दे रहा हूँ। राहु केतु के, यहाँ राहु है, यहाँ केतु, जहाँ भी राहु केतु होते हैं उसके दोनों तरफ घर खाली होते हैं। 1 2 3 4 5 घर इधर खाली होगा, 5 घर इधर। राहु केतु जहाँ है आपकी कुंडली में, जहाँ राहु है उसके आगे गिनिए 5 घर है और केतु जहाँ है उसके आगे 5 घर है। अगर जहाँ राहु है उसके आगे के 5 घरों में कोई ग्रह हो, मान लीजिए यहाँ ग्रह है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, किसी भी घर में हो, तो सभी घर में ना हो तो भी, और जहाँ केतु है उसके आगे के 5 घरों में भी ग्रह हो, एक सब में ना हो, किसी में हो, मान लीजिए इसमें ग्रह है, इसमें है, फिर इसमें आ गया तो काल सर्प नहीं है। अब मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में यहाँ है और केतु यहाँ है। अब राहु के आगे देखिए 5 घर, 1 2 3 4 5, और केतु के आगे ऐसे 5 घर, यानी जो राहु के 5 घर हैं अगर इसमें ग्रह हों
और केतु के जो 5 घर हैं इसमें ग्रह हो, किसी भी घर में हो या किसी घर में ना भी होगा तो भी चलेगा, मतलब दोनों के घरों में ग्रह होगा तो कालसर्प नहीं होगा। होगा कब? अब मान लीजिए राहु यहाँ पर है, राहु के इन्हीं 5 घरों में सिर्फ ग्रह हो, ये इसको भी जोड़ लेंगे, जहाँ राहु है इसको भी, जहाँ केतु है इसको भी, यानी इसी एक तरफ ही ग्रह हो, एक तरफ के घर में ही ग्रह हो, दूसरी तरफ कोई भी ग्रह ना हो तो कालसर्प हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।